Dear student, welcome to my YouTube channel Physics Classes by प्रशांत सर। इसके पहले क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा था चार्ज क्या है, चार्ज का खोज कैसे हुआ, साथ ही साथ आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, चार्ज की पुरानी अवधारणा क्या थी और चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इस चैप्टर का एक प्रमुख टॉपिक कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए कूलम्ब्स का नियम, इस नियम को आज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर जो है, ये पोर्शन आपको सब समय अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत सरल है, आप लोगों ने 10th में भी शायद इसके बारे में पढ़ा होगा। बहुत सरल है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। बोलता है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं दोनों के मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 चार्जेस and it is inversely proportional to the square of the distance between 2 charges. And you know that it is attractive if the charges are opposite and if it is repulsive if the charges are same. अगर दोनों आवेश समान होंगे, चाहे दोनों धन हो चाहे दोनों ऋण हो, तो ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और अगर दोनों असमान चार्ज होंगे, एक धन और एक ऋण होगा, तो सब समय आकर्षण का बल लगेगा। तो ये बल कितना लगेगा, इसके बारे में हमें ये कूलम्ब्स का नियम बताता है। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है A और B, ये दोनों के ऊपर एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। तो जैसा कि आप इस नियम के अनुसार जान रहे हैं, बोल रहा है कि दोनों के बीच में लगने वाला जो बल होगा, फोर्स होगा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। तो प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल। और F जो है वो व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, जहां R जो है दोनों के बीच की दूरी है। तो प्रोपोर्शनलिटी के नियम से जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि कहीं पे भी समानुपाती का चिन्ह होता है, प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह होता है, तो हमको उसके बीच में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेट यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो स्मॉल के है, प्रोपोर्शनल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये स्मॉल के है। अब ये स्मॉल के क्या है, ये एक्चुअली के समानुपातिक नियतांक है जो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर एवं इकाई पर निर्भर करता है। आप कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट सिस्टम क्या ले रहे हैं, सीजीएस ले रहे हैं, एसआई ले रहे हैं, क्या चीज ले रहे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ दोनों के बीच का माध्यम क्या है, व्हाट इज द मीडियम बिटवीन देम। इसके बीच में पानी है या एयर है या ग्लास है या पेपर है या प्लास्टिक है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। केवल जो है ऐसा नहीं है जैसे गुरुत्वाकर्षणीय बल माध्यम के ऊपर निर्भर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है ये माध्यम के ऊपर भी निर्भर करता है। तो अब हम देखेंगे कि समानुपातिक जो K है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो K है, उसका डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या होगा, इसको हम लोग सबसे पहले जो है यहाँ पे देखने का, जानने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे जो सबसे सरल है, अगर माध्यम वायु हो
एयर हो एवं इकाई की पद्धति सीजीएस सिस्टम हो। आप जानते हो कि सीजीएस सिस्टम क्या है, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा हो। तो ऐसे कंडीशन में, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डाल दिए तो ये इक्वल हो जाएगा। तो ध्यान देंगे कि k इक्वल टू, इस कंडीशन में k इक्वल टू 1 हो जाएगा और इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, f इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है। It will become f equals to Q1 Q2 upon R square because the value of k is 1। बहुत सरल है, आप इसको कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इधर का मिटा देता हूं, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, साथ ही साथ नोट्स भी बनाना शुरू कर दीजिए। इसको जैसा मैं लिख रहा हूं आप इसको लिखते जाइए, साथ ही साथ बनाते जाइए, तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप बाद में भी जो है इसको देख सकते हैं। अब देखिए, अगर हम माध्यम वायु रखते हैं किंतु इकाई की पद्धति सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है वो एसआई सिस्टम हो। आप जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट हो, जो कि सब जगह यूज होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे कि द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं विद्युतशीलता, माध्यम की वायु की विद्युतशीलता। परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम, इसको हम लोग कहते हैं परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम। और इसका भी वैल्यू हो जाता है, एक फिक्स वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9:4 10 टू द पावर 9। अब इसकी इकाई क्या हो जाएगी, तो आप देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो इकाई होगा वो हो जाएगा, यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इधर चला जाएगा k का वैल्यू और ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन f की इकाई, r मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जो है हमें इकाई जो है प्राप्त होगा। और हमें जो फॉर्मूला मिल जाएगा f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो है फोर्थ इक्वेशन। अब कल्पना कीजिए कि माध्यम भी वायु नहीं है और हम इकाई भी सीजीएस ले रहे हैं, तब क्या होगा। तो हम एप्सिलॉन के जगह पे लिख सकते हैं f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन लेंगे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन का वैल्यू होगा ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा, ये इसका मान जो है अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होगा। अब एप्सिलॉन क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं यहां पे एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू k। ये जो है याद रखिए ये कैपिटल K है, कैपिटल K मीन्स एप्सिलॉन की जगह हम लिख सकते हैं k एप्सिलॉन 0 और k को कहते हैं
परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये अलग अलग मीडियम्स के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। हर माध्यम के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे पानी के लिए, वाटर के लिए इसका वैल्यू जो है 81 होता है। और भी देखेंगे आपकी पुस्तकों में दिया होगा, हर कई माध्यमों के लिए पैराफिन के लिए अलग होता है, पेपर के लिए अलग होता है, हर का लिए जो है। इसके बारे में हम आगे, पैरावैद्युतांक क्या है इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे अभी कूलम्ब्स लॉ के ऊपर जो है ये ध्यान देते हैं। हमने देखा E इक्वल टू के एप्सिलॉन 0 हो गया, तो इसमें रखेंगे F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है जनरल इक्वेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा। इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। सामान्य जो इक्वेशन होगा कूलम्ब्स लॉ का, यही हमें जो है प्राप्त होगा। ये हर एक माध्यम के लिए हो गया, और साथ ही साथ 1/4 एप्सिलॉन 0 के का वैल्यू 9:10⁹ होता है। तो हम लोग देखेंगे F इक्वल्स टू ऐसा भी लिख सकते हैं 9:10⁹ डिवाइडेड बाई कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ये जो नियतांक दिख रहा है, ये जो इक्वेशंस दिख रहे हैं, इन इक्वेशंस को हम लोग कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, याद रखिएगा। और ये आपको हर जगह इसका उपयोग आपको करना है, इसलिए इसको बहुत अच्छे ढंग से याद रखिए। अब देखिए नेक्स्ट इसमें हम लोगों को पढ़ना है, वो है, यहाँ तक मेरे समझ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको उतार लीजिए, अच्छे ढंग से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इस टॉपिक में पढ़ना है एकांक आवेश। इसको हिंदी में एकांक आवेश कहेंगे। यूनिट चार्ज, व्हाट इज यूनिट चार्ज? यूनिट चार्ज होगा क्या, इसकी इकाई क्या होगी, इसका बीमारी क्या होगा, डायमेंशंस क्या होगा, ये वेक्टर होगा, ये स्केलर होगा, ये सारी चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा, F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार पे हम लोग एकांक आवेश को ध्यान देंगे। मान लिया जाए दो आवेश है, Q1 इक्वल्स टू Q2 है, दैट इज इक्वल्स टू Q है, बोथ आर सेम चार्ज। अगर दोनों समान आवेश है, ठीक है, दोनों के बीच में ऐसा आवेश है कि दोनों के बीच में 9:10⁹ न्यूटन, नौ गुनी 10⁻9 न्यूटन का दोनों के बीच में बल लग रहा है, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो R इक्वल्स टू 1 मीटर है। तो ऐसे कंडीशन में हम देख सकते हैं, अगर ये सभी वैल्यूज यहां पे रखेंगे तो 9:10⁹ 1/4 एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू भी जो है आप लोग जान रहे हैं। अच्छा, माध्यम जो है एयर है, वायु है, तो k के लिए इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 9:10⁹ 1/4 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हो गया 10⁹9:10⁹, k का वैल्यू हो गया 1, Q1 Q2 इक्वल है, इसलिए ये हो जाएगा Q स्क्वायर और ये हो गया 1, ये कैंसिल हो गया, Q स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और Q इक्वल्स टू ±1 कूलम। अब इससे हमको क्या डेफिनेशन आता है, क्या परिभाषा आता है? देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, अगर दो समान आवेश, इफ टू इक्वल चार्जेस, दो समान आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर वायु में हो,
एवं एक दूसरे पर 9:10⁹ न्यूटन का बल लगा रहा हो, तो ऐसे आवेशों को एकांक आवेश कहते हैं। If two charges of same magnitude are at a distance of 1 meter in air and they are exerting a force of 9:10⁹ Newton on each other, then these charges are called unit charges. ऐसे चार्जेस को क्या कहेंगे? एकांक धनावेश या एकांक ऋणावेश हम कह सकते हैं। तो आवेश की इकाई क्या होती है? सबसे पहले याद रखिए, आवेश की इकाई एसआई पद्धति में ये कूलम होता है, ये होता है कूलम। जनरली इसे सी से डिनोट करते हैं, लेकिन याद रखिए कूलम बहुत बड़ा इकाई है, इसलिए 1 मिली कूलम ये 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। 1 नैनो कूलम 10⁻⁻9 एंड 1 कई बार माइक्रो कूलम भी लिखते हैं, कई बार 1 पिको कूलम इक्वल्स टू 10⁻12 कूलम। ये सारी इकाइयों को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में ये सारे वैल्यूज दिया जा सकता है। और जब आपको पिको कूलम क्या है या नैनो कूलम क्या है अगर आपको नहीं पता होगा, या माइक्रो कूलम क्या होगा है नहीं पता होगा, तो आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, आंकिक प्रश्न को आप नहीं कर पाएंगे। इसको याद रखेंगे। सीजीएस सिस्टम में इकाई स्टैट कूलम, सीजीएस सिस्टम में जो इकाई होता है वो स्टैट कूलम इसका होता है। और 1 कूलम इक्वल्स टू 3:10⁹ स्टैट कूलम, 3:10⁹ स्टैट कूलम होता है। कई बार जो है आपको सीजीएस सिस्टम में भी इकाई दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि उसको 1 कूलम में आप कैसे चेंज करेंगे। तो इसलिए ये जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो है आपको ध्यान रखना है। आप बोलेंगे कि अब इसका दो चीज हमको, एक चीज पता चल गया कि इसकी इकाइयां क्या है, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए विद्युत धारा में मूल राशि होती है करंट, और उसके लिए ए डिनोट करते हैं। और आप लोग धारा विद्युत जब पढ़ेंगे 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि करंट आई इक्वल्स टू Q/T, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी होगा। अब ध्यान दीजिए, इसके लिए I के लिए हम लोग लिखते हैं एम्पियर से A, और इसके लिए लिखते हैं T। तो Q का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M0 L0 T A, और Q अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका वैल्यू जो है फोर्स जरूर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो है Q1 Q2 डायरेक्शन के ऊपर निर्भर नहीं करता है। इसको आपको याद रखना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है, वो है एक से अधिक अगर आवेश होंगे तो कुल बल कितना लगेगा, वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ।
क्योंकि चूंकि ये लगने वाला बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी जो है वेक्टर नहीं लिखा है इसमें, इसलिए इसके बाद जो है जो क्लासेस होगी उसमें हम लोग ये ध्यान देंगे कि कूलम्ब्स के नियम का वेक्टर फॉर्म क्या होगा, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेशों का अध्यारोपण का सिद्धांत। ये दो चीज़ जो है हम लोग इसके बाद के क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज के लिए मेरे समझ से ये काफ़ी है। आप लोग इसको कूलम्ब्स के नियम को अच्छे से कीजिए, और इसके ऊपर जो कुछ सरल न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको रहते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को भी जो है आप देखिए। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आप लोग करके देख सकते हैं। अगर दो चार्जेस हैं, Q1 is 2 microcoulomb and Q2 is 3 microcoulomb, R equals to मान लिया जाए 3 मीटर्स हो, तो फाइंड द, और मीडियम जो है माध्यम वायु हो, तो दोनों के मध्य बल ज्ञात करें। फाइंड द फोर्स बिटवीन दीज टू फोर्सेस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ पे हल कर रहा हूँ। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब सारे वैल्यूज लिख दीजिए। Q1 का वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम्ब, ये है 10 टू द पावर 2:10 टू द पावर -6 कूलम्ब। Q2 इक्वल्स टू 3 माइक्रो कूलम्ब, 3:10 टू द पावर -। ध्यान दीजिए मैं कैसे सवाल बनाता हूँ। R इक्वल्स टू 1 मीटर, K का वैल्यू हो जाएगा 1 क्योंकि एयर है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू होता है 9:10 टू द पावर 9। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यूज। अब आप यहाँ पे बाकी सारे वैल्यूज का मान रखें। तो F आपको ज्ञात करना है, ये 9:10 टू द पावर 9 हो गया। Q1 2:10 टू द पावर -6, Q2 3:10 टू द पावर -6, और R इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, ये R इक्वल्स टू 3 मीटर्स है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 3:3 मीटर, ये कैंसिल हो गया। हमारा वैल्यू आ जाएगा 2:3 6:10 टू द पावर। अब इसको ऐसे में कई बार आपको हल करने में दिक्कत होती है। अब बहुत सिंपल है, -6 का ऐड कर दीजिए, तो ये -12 हो जाएगा। 9 - 12 इक्वल्स टू 6:10 टू द पावर -3, और चूंकि फोर्स निकाल रहे हैं इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा न्यूटन। बहुत सरल है। तो आप इस तरह से जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत सारे आपके प्रश्न दिए होंगे आपके बुक में, आप उसको हल कीजिए। जो प्रश्न आपसे नहीं बनता है उसको आप भेजिए मेरे पास, कमेंट बॉक्स में भेजिए, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। और निश्चित रूप से मैं बता चुका हूँ कि आप जो भी कमेंट करेंगे या कोई जो भी आप प्रश्न करेंगे, मैं उसका 100% जवाब दूंगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। थैंक यू।